गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे वर्क पावर एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी के विषय में, और उसमें आप लोग को समझाए थे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कैसे कंजर्व होता है। इसके लिए हमने सिंपली आप लोग को समझाए थे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तब कंजर्व होंगे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं प्रेजेंट हो, दूसरा कोई भी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो, और तीसरा फ्रेम कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इनर्शियल। फ्रेम मस्ट बी इनर्शियल होगा तभी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होंगे। यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमारे पास तीन आपका रूल है या तीन आप पॉइंट याद रखना होगा कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, और फ्रेम कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इनर्शियल। अब देखिए, इसका हमने ये भी पढ़ाए थे पिछले क्लास में कि इंटरनल फोर्स किसको कहते हैं और एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं। जैसे हमने बोले थे कि अगर कोई फोर्स दोनों जगह प्रेजेंट हो और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उसको हम लोग इंटरनल फोर्स कहते हैं। इसके अलावा जितने भी फोर्स होंगे सभी क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल। तो अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो लिखेंगे हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखिए, सबसे पहला काम बाबू, पहला एप्लीकेशन एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया हुआ है। एक ब्लॉक है जिसका मास m है। मान लीजिए ये ग्राउंड है। अब यहाँ पे ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक 2 है। आप किसी को भी रिफरेंस मान सकते हैं। मान लीजिए हम रिफरेंस इसी को लेते हैं, रिफरेंस फ्रेम 2 को हम मान लिए हैं कि रिफरेंस फ्रेम है। अब यहाँ से अगर ये गिरता है तो mg से गिरेगा। मान लीजिए ये हाइट क्या है आपको बाबू, h, और मान लेते हैं ये यहाँ पे गिरता है और इसका वेलोसिटी यहाँ पे v होता है। इनिशियली ये रेस्ट में है। तो हम ही पढ़ाए हैं कि mg कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। mg कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। mg कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल। लेकिन mg का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो याद होगा आपको कि mg का यूज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ mg का यूज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने में करते हैं। mg का यूज कहाँ किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, mg का। इसीलिए mg कौन सा फोर्स हो जाएगा बाबू, इंटरनल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स, इंटरनल। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं mg हमने पहले ही पढ़ाए थे। mg क्या लेते हैं हम लोग, एक्सटर्नल फोर्स में, एक्सटर्नल फोर्स। mg कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। हेयर potential energy is defined by mg, hence it behave like internal फोर्स। इसलिए ये किसके तरह बिहेव करता है, इंटरनल फोर्स के लिए। हेंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज हेयर कंजर्व। देखिए mg एक्सटर्नल फोर्स तो है, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए mg का यूज होता है, इसलिए mg को हम किसके अंतर्गत रखेंगे बाबू, इंटरनल फोर्स के अंतर्गत रखेंगे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अब क्या हो सकता है, कंजर्व हो सकता है। हम मान लिए हैं किसी को भी 1 को भी रिफरेंस मान सकते हैं और 2 को भी रिफरेंस मान सकते हैं। तो हम मान लिए रिफरेंस पोजीशन 2 है और 1 जो है वैसे है। आपको पता है कि रिफरेंस पोजीशन से ऊपर लेते हैं तो हाइट का वैल्यू प्लस लेते हैं, नीचे होता तो हाइट का वैल्यू माइनस लेते। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पता चल गया कि mg एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन mg का यूज हम कहाँ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। इसीलिए mg किस तरह का फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, और यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। अब देखिए लिखेंगे यहाँ से टोटल मैकेनिकल एनर्जी 1 बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 1 बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2। अब देखिए बाबू, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 का सम है पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। अब देखिए ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी 1 की बात करते हैं तो mgh, क्योंकि ये h हाइट एभव है, काइनेटिक एनर्जी 0। 2 की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी रिफरेंस पोजीशन पे 0 और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ mv²। मास से मास कैंसिल हो गया तो v बराबर क्या होगा बाबू, √2gh। v का वैल्यू क्या होगा, √2gh। तो सिंपली याद रखिएगा कि अगर किसी भी पार्टिकल को हम h हाइट से गिराते हैं तो वह किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो सिंपल उसका फार्मूला याद रखिएगा, √2gh, √2gh, √2gh। क्लियर हो गया। हमने कुछ नहीं किए हैं, सिंपल तरीका अपनाए हैं कि किसी एक को रिफरेंस पोजीशन मानिएगा, किसी एक को रिफरेंस पोजीशन मानिएगा और टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करवा दीजिएगा। और जिसको रिफरेंस पोजीशन मानते हैं वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। जिस किसी को रिफरेंस पोजीशन मानेंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, 0। अब दूसरा एप्लीकेशन देखिए, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, थीटा डिग्री के एंगल पे है, यहाँ पे एक m मास का कोई भी ब्लॉक है और ये ब्लॉक अब यहाँ पे आके गिरता है। यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है क्या होगा। मान लेते हैं इसी को अब रिफरेंस पोजीशन, रिफरेंस लाइन या रिफरेंस पोजीशन, इसको फर्स्ट नाम देते हैं और इसका नाम सेकेंड देते हैं, और ये हाइट आपके पास h दिया हुआ है। यहाँ पे अभी भी mg ही एक्ट करेगा, तो mg को अभी तुरंत हमने पढ़ाए हैं, ये किसके तरह काम करता है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के तरह। क्यों, क्योंकि ये आपको हमने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए mg का यूज करते हैं, इसीलिए mg इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा सकते हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 1 बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2। तो यहाँ से लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। बाबू पता है आपको कि रिफरेंस लाइन जिसको मानते हैं वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रिफरेंस लाइन से नीचे है, इसलिए -mgh लीजिएगा, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू की बात करोगे तो हाफ mv² लेंगे। यहाँ से mgh को इधर कर दीजिए, mgh बराबर हाफ mv²। यहाँ से मास कैंसिल हो गया तो v का वैल्यू अंडर रूट क्या होगा बाबू, 2gh।
अच्छा, इसका मतलब अगर थीटा डिग्री के इंक्लाइन पे हो या वैसे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, √2gh। वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, √2gh। वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, √2gh। जैसे ये ऐसे रहेगा तब पर भी आप बना सकते हैं, या इस तरह से तीसरा डायग्राम देखिए, अगर इस तरह से भी दिया रहेगा तब पर भी कोई टेंशन की बात नहीं है। तीसरा ऐसे भी रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे m मास का कोई ब्लॉक है, ये हाइट h है, और यहाँ पे ये आकर के गिरता है मान लो, तो v का वैल्यू आपसे पूछता है क्या होगा। तो इस केस में भी आप किसी एक को रिफरेंस लाइन मान लीजिएगा और v का वैल्यू हमेशा कितना होगा बाबू, √2gh। √2gh। इसका मतलब है कि कोई भी डायग्राम रहेगा, वेलोसिटी अगर स्ट्रैकिंग वेलोसिटी पूछा जाए आपसे तो इसका सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, √2gh ही होता है, √2gh ही होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का, कि स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है। तो देखिए फोर्थ में ये कोई स्प्रिंग है, ये कोई स्प्रिंग है बाबू, m मास का कोई ब्लॉक है, ये नेचुरल पोजीशन पे है, नेचुरल पोजीशन। यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो देखिए अगर कहीं पे भी आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन, तो वैसे आप सिंपली याद रख सकते हो कि मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन का एक ही जनरल फार्मूला होता है। जब भी आपसे कहीं पे भी कोई भी स्प्रिंग हो, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मैक्सिमम इलोंगेशन होंगे या क्या मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो रट जाइएगा कि मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन का एक ही जनरल फार्मूला होता है, 2 into weight, 2 into weight बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, 2 into weight बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। लेकिन इसको हम प्रूव कर देंगे, आप सिंपली रट जाइएगा, जब भी मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करता हो, जब भी मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करता हो, तो इसका एक ही जनरल फार्मूला होता है 2 into weight, 2 into weight, 2 into weight बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के। कैसे, तो दिखाते हैं अब इसको सॉल्व करके। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे बाबू। यहाँ पे m मास का कोई ब्लॉक है, अभी ये नेचुरल पोजीशन पे है। अब इसी से हम लोग एक स्प्रिंग और कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इलोंगेट कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 होगा और यहाँ पे भी वेलोसिटी u का वैल्यू क्या होगा बाबू, 0। ये डिफॉर्मेशन मान लीजिए x हुआ है, इसको कहेंगे हम लोग इलोंगेट पोजीशन, इलोंगेट पोजीशन। अब देखिए इसी को रिफरेंस लाइन मान सकते हैं, इलोंगेट पोजीशन को हम लोग रिफरेंस लाइन मान लेते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ पे सिस्टम आपका हो गया ब्लॉक प्लस स्प्रिंग,
ब्लॉक प्लस स्प्रिंग को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम। सिस्टम का जो फॉर्मेशन हुआ है वह ब्लॉक प्लस स्प्रिंग के सम को क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी निश्चित टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा सकते हैं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 1 बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1, क्योंकि स्प्रिंग में कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, जो भी एनर्जी होते हैं वह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अब देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए, देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन से ऊपर है तो mg x होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, फिर यहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन पे 0, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो बाबू, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब भी स्प्रिंग खिंचाता है या कंप्रेस्ड होता है तो हमने रटा चुके हैं कि स्प्रिंग के चलते वर्क डन का वैल्यू माइनस में लीजिएगा और उसका वैल्यू -12 के इंटू एक्स स्क्वायर होता है, -12 के इंटू एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ से ये इलोंगेट हुआ है, लेकिन निगेटिव वर्क डन बाय फील्ड फोर्स को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर लीजिएगा, एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो याद रखिएगा एक्स का वैल्यू क्या होगा 2mg/k, 2mg/k। तो आपको रटना है, ये मत याद रखिएगा, ये तो हम प्रूव्ड किए हैं, प्रूव्ड मत याद रखिएगा सब लोग। आप लोग एक ही चीज़ याद रखिएगा कि चाहे आपसे पूछा जाए मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करता हो तो सिंपल कंसेप्ट याद रखिएगा, मैक्सिमम भी करके रट जाना है इसको, इलोंगेशन और कंप्रेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बराबर सीधा होगा 2 इंटू वेट बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के, 2 इंटू वेट बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के, 2 इंटू वेट बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग क्या होता है तो सिंपल रट जाइएगा 2 इंटू वेट, 2 इंटू वेट, 2 इंटू वेट बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के, 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 2 इंटू वेट बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास ऐसे दे दिया जाए, ये एक ब्लॉक है जिसका मास 3m है और ये स्प्रिंग के ऊपर रखा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, तो देखिए मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करिएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन तो सीधा रट जाना है 2 इंटू वेट बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट 2 इंटू वेट बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो 2 वेट हो गया 3 mg
स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू हो गया 2K, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो 3mg/K, 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 3mg/K याद हो गया। तो जब भी आपको स्प्रिंग के केस में कोई पूछ देगा कि मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन किसी भी स्प्रिंग में जब डेवलप करता है तो क्या होता है उसका फार्मूला, तो सिंपल याद रखिएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन का एक ही फार्मूला होता है 2 × वेट बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के, 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 ये रट जाइएगा। अब देखिए लास्ट इसका कंसेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, लास्ट इसका कंसेप्ट है एक वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए 3 कंडीशन था। पहला कंडीशन था कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था कोई भी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन था फ्रेम कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इनर्शियल। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वह इनर्शियल फ्रेम हो, नॉन इनर्शियल हो, एक्सटर्नल प्रेजेंट रहे फोर्स, इंटरनल प्रेजेंट रहे, यानी जितनी भी संसार में जो फोर्स है सब के लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज एप्लीकेबल, it is applicable, it is applicable in all the cases like, all the cases like when frame is नॉन इनर्शियल, एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल कंजर्वेटिव and non-conservative etc are present। याद रखिएगा इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस लाइक व्हेन फ्रेम इज नॉन इनर्शियल, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड ईटीसी कोई भी प्रेजेंट हो सब के लिए ये क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। सिंपली रट जाइएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे इंटरनल फोर्स हो, एक्सटर्नल हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, इनर्शियल हो, नॉन इनर्शियल हो, सब के लिए ये क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो क्लियर हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम कोई पूछ देगा आपसे कि किसके लिए एप्लीकेबल होता है तो आप रट जाइएगा ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे जो भी फ्रेम हो ये सब के लिए क्या होते हैं, हमेशा एप्लीकेबल होता है। अब ये होता क्या है उसको जान लीजिए। ये तो पता चल गया कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वह सब के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये है क्या इसको अब बता देते हैं। देखिए जैसे मान
इस तरह से दे दिया है आपके पास। m मास का कोई ब्लॉक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी vi है और फाइनल वेलोसिटी vf। यहाँ पे सब कुछ है, मान लीजिए ये बीच का डिस्टेंस x है। देखो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द forces, work done by all the forces acting on the body, acting on the body, acting on the body, that is equal to change in kinetic energy। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी डेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल याद रखिएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम का एक ही कंसेप्ट है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखिएगा बाबू, W ऑल द फोर्सेस बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और इसको लिख सकते हैं हम लोग हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो सिंपल याद रखिएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर क्या होता है, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। W ऑल द फोर्सेस का सिंपल वैल्यू हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इसका सिंपल वैल्यू होगा हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। तो ये था आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। तो रट जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे फील्ड कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, इनर्शियल हो, नॉन इनर्शियल हो, यानी जितनी भी टाइप्स के फोर्सेस होंगे, जितने भी टाइप्स के फील्ड होंगे, सब के लिए ये एप्लीकेबल होता है। और सिंपल याद रखिएगा, इसका एक ही कंसेप्ट है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का फार्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का फार्मूला होता है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आज हम यहीं तक पढ़ा करके इसको ख़त्म करते हैं। कल क्लास नहीं होगा, लेकिन फिर परसों क्लास आप लोग का होगा। कल कुछ काम है, हम उसमें जाएंगे, इसलिए कल का क्लास सस्पेंड रहेगा, नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखते हैं कैसा परसों का क्लास होगा आप लोग का। हम इसके आगे और बताएंगे कुछ चीज़। उसके बाद 12th भी बोले थे पढ़ाएंगे, 12th भी स्टार्ट जल्द ही करेंगे हम लोग।